सवादिन नुसरत, आपसे गुजारिश है कि हिफाजती बेल्ट बांध लीजिए। PK661 सिर्फ एक गलती, एक लम्हे में की गई खता। बड़ी खबर दें आपको, चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला PIA का तैयारा लापता हो गया है। कोई इत्तला मौसूल नहीं हो रही है। एक जानलेवा कोताही जिसके नतीजे में 47 लोगों की जान चली गई। Passenger plane has crashed in Pakistan. हवेलिया के करीब PIA का तैयारा गिरने की इत्तलात है। One of the engines stopped working. जाने वालों में एक ऐसा शख्स भी था जिसका नाम लाखों दिलों पर नक्श था, जिसका कलाम दिलों में महफूज था, जो एक ऐसी राह पर चला था जिस पर और कोई ना चल सका। जब टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि शहीदों की फहरिस्त में जुनैद जमशेद नाम का एक आदमी है, तो किसी को यकीन नहीं आया कि ये हमारा जुनैद है। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं कि वहाँ कोई जमात गई हुई है, उस जमात में वो गया हुआ है। हमारे लिए एक अजीब सी बात थी कि जुनैद जमशेद चित्राल की फ्लाइट में क्यों होगा। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद टेलीविजन पे एक और खबर चली। हवेलियां तैयारा हादसा में जाम हक होने वाले जुनैद जमशेद की मैयत की शनाख्त हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पास एक IP फोन होता था दफ्तर में, तो उस IP फोन पे खालिद अजीम साहब की कॉल आई जो इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ थे, और उन्होंने फोन उठा के मुझे बोला, सर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये खबर सच है, जुनैद जमशेद वाज ऑन दैट प्लेन। एक डायरेक्टर न्यूज का रिफ्लेक्स रिएक्शन होता है ना, कॉन्फर्मेशन के बाद उसका पहला रिएक्शन ही होता है यार ब्रेक करो, और इब्राहिम मैं ब्रेक करो नहीं बोल सका, मैं बैठा रह गया अपनी सीट पे। वो कहते थे कि यार मुझे लगता है कि पता है मेरा वक्त करीब है। – 2016 का वो तारीख दिन जब फ्लाइट PK661 ने चित्राल एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ किया, लेकिन फिर इस्लामाबाद से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर हवेलियां के पास क्रैश कर गई। अभी मुसाफिरों की पहचान का सिलसिला भी चल ही रहा था कि क्रैश की पहली फुटेजेस सामने आई और सवाल उठने लगे। तारीख में पहली बार इस मॉडल का तैयारा क्रैश हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? न मौसम में कोई मसला था, न पायलट्स के पास तजुर्बे की कमी थी, तो फिर आखिर क्या हुआ? वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमीशन बिठाया गया, लेकिन 4 साल तक कोई रिपोर्ट न आई। ये 4 साल का वक्फा सिर्फ ये बताता है कि वो रेस्ट कर रहे थे, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे। आखिर उस रोज क्या हुआ था? वो कौन सा इदारा था जिसकी लम्हे भर की कोताही ने 47 लोगों की जान ले ली? इन्वेस्टिगेशन के दौरान कौन इन्वेस्टिगेटर्स पे रिपोर्ट में तब्दीलियां करने का दबाव डालता था? मेरी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप इन सवालों के जवाब लेकर जाएं। तो रेडी हो जाइए, सीट बेल्ट्स लगा लें, सफर की दुआ पढ़ लें, टेक ऑफ करने का वक्त आन पहुंचा है। आप में से जिन लोगों ने जहाज में सफर किया है वो मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं भी किया वो परेशान ना हो, क्योंकि आज हम आपको इस प्लेन का तखय्युलाती सफर जरूर कराएंगे। आज फ्लाइंग पायलट की जिम्मेदारी कैप्टन के बजाय 26 साल ट्रेनिंग पायलट अहमद जंजुआ ने संभाली हुई थी। बराबर में बैठे 12,000 फ्लाइंग आवर्स का तजुर्बा रखने वाले कैप्टन सालेह जंजुआ इसको सुपरवाइज कर रहे थे। एविएशन की जबान में बात करें तो अहमद जंजुआ फ्लाइंग पायलट थे और सालेह जंजुआ मॉनिटरिंग पायलट। कॉकपिट में दोनों पायलट्स के दरमियान एक तीसरी सीट भी मौजूद थी जिसमें फर्स्ट ऑफिसर अली अकरम बैठे थे। पायलट्स, फ्लाइट स्टाफ और मुसाफिरों समेत इस परवाज में 47 अफराद सवार थे। मुसाफिरों में पाकिस्तानियों के अलावा चाइनीज, कोरियन और ऑस्ट्रियन शहरी भी मौजूद थे, और ऑफ कोर्स जुनैद जमशेद भी, जो तबलीग के सफर से वापसी पे इस्लामाबाद आ रहे थे। आज की फ्लाइट में ATR 42 मॉडल के जहाज का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये 2007 से PIA के फिजाई बेड़े का हिस्सा था और फिजा में 18,700 घंटे गुजार चुका था, लेकिन 7 साल के दौरानिये में 2 मरतबा ये तैयारा इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में लैंड किया था। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है: मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा, हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा,
मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज़ पे कोई 200-250 रुपए। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली ब्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज ये कि मुझ नाचीज से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज की एक कीमत होती है और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। लेकिन हमें अब आपके साथ की जरूरत है। आज बज़ाहिर सब ठीक था, मौसम पुरसुकून था। जहाज की खिड़की से चित्राल की बुलंद उबाला संगलाख पहाड़ियों के नज़ारे देखने वालों की आंखों को राहत पहुंचा रहे थे। कुछ ही देर में जहाज टेक ऑफ का मरहला मुकम्मल करके फिजा में स्टेबल हो गया। सीट्स के दरमियान पैसेज में एयर होस्टेस की आमद और रफ्त शुरू हो गई। लंच और मशरूबात सर्व की गई। फिर कुछ लोग आंखें बंद किए सो गए, तो कुछ जमीन से 13,000 फुट की बुलंदी पे लैपटॉप्स निकाल के काम में मसरूफ हो गए। अभी तक तो सब हज़्ब मामूल जा रहा था। प्लेन में खामोशी थी, लेकिन यही खामोशी एक तूफान का पेशखेमा साबित हुई। टेक ऑफ का मरहला मुकम्मल हुआ तो पायलट्स ने प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जहाज को ऑटो पायलट पे लगाया। अब जहाज सिस्टम में मौजूद रूट के मुताबिक इस्लामाबाद की जानिब रवां था। जहाज में रूट सेट करने के बाद हस्बे मामूल कैप्टन वायरलेस में मुसाफिरों को मुखातिब करते हैं, लेकिन अचानक फ्लाइंग पायलट कैप्टन की बात काटता है। उसके लहजे में परेशानी झलक रही है। कैप्टन ने पीछे जहाज की तरफ देखा तो पता चला कि जहाज के सिस्टम्स पे एक एरर आ रहा है। बीच अनाउंसमेंट कैप्टन की आवाज बंद हो जाने से पैसेंजर्स भी घबरा गए। उन्होंने एयर होस्टेसेस से खैरियत दरियाफ्त की तो उसने उन्हें तसल्ली दिलाई, लेकिन चेहरे पे सजी मसनूई मुस्कुराहट के पीछे एयर होस्टेस भी अपनी घबराहट छुपा रही थी। वो जानती थी दिस वाज़न्ट नॉर्मल। दूसरी तरफ कॉकपिट में कैप्टन जंजुआ ने खुद फ्लाइंग पायलट की सीट संभाली तो उन्होंने देखा कि जहाज के प्रोपेलर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में मैकेनिकल फॉल्ट आ गई है। लेकिन आगे क्या हुआ, इससे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोपेलर्स का क्या काम होता है और ये एरर किस खतरे की निशानदेही करता है। प्रोपेलर जो है उसके ब्लेड्स एक पंखे का काम करते हैं। पंखा घूमता है, ब्लेड्स घूमते हैं। जब आपने देखा होगा तो वो हवा को पीछे की तरफ फेंकते हैं और उससे थ्रस्ट मिलती है इन एयरक्राफ्ट को। यानी प्रोपेलर्स की मदद से जहाज फिजाओं को चीरता हुआ मंजिल की जानिब बढ़ता है, और अगर इन्हीं प्रोपेलर्स में कोई खराबी आ जाए तो जहाज अपने बुनियादी काम की सलाहियत से महरूम हो जाएगा। कैप्टन, मैकेनिकल फॉल्ट डिटेक्टेड ऑन प्रोपेलर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल 1। अगर इस स्पेसिफिक एरर की बात करें तो ये इसलिए आया क्योंकि जहाज के पुर्जों में कुछ गड़बड़ हो रही थी। इस गड़बड़ की वजह से प्रोपेलर्स की रफ्तार घटने लगी। अब इसी सूरत हाल से डील करने और प्रोपेलर्स की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए प्रोपेलर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है। एरर इस बात की निशानदेही कर रहा था कि ये सिस्टम नाकाम हो गया है। ऐसे लम्हात के लिए पायलट्स के पास एक चेकलिस्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि इमरजेंसी लम्हात के दौरान क्या इकदाम लिए जाए। कैप्टन जंजुआ ने चेकलिस्ट के मुताबिक अमल करते हुए प्रोपेलर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल को रीसेट करने की कोशिश की। इसको ऐसे ही समझें कि जब हमारा मोबाइल या लैपटॉप कोई एरर देता है तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं और हमारी डिवाइस काम करने लग जाती है, लेकिन 3 दफा रीसेट करने के बावजूद जहाज पे एरर बदस्तूर मौजूद रहा। अब कैप्टन ने पीईसी यानी प्रोपेलर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल को बंद करके प्रोपेलर्स को मैनुअली कंट्रोल करने का फैसला किया। इसीलिए इंजन की पावर को कम कर दिया गया, लेकिन ये इकदाम उल्टा पायलट को भारी पड़ गया। इंजन की पावर कम करने की वजह से जहाज की रफ्तार गिरने लगी। पायलट्स ने कंट्रोल की जानिब देखा तो इंजन की पावर फ्लक्चुएट कर रही थी, अचानक से तेज और फिर अचानक से नीचे आ जाती। अभी पायलट्स इस मसले पे गौर ही कर रहे थे कि एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई। हर गुजरते सेकंड के साथ ये धीमी आवाज तेज होती गई और फिर अचानक बाएं इंजन की पावर 0 हो गई। इंजन फेल हो चुका था। अब जरा सोचें, अगर सड़क पे गाड़ी का इंजन फेल हो जाए तो वो नाकारा हो जाती है। जरा सोचें, जमीन से 13,000 फुट की बुलंदी पे इंतहाई तेज रफ्तार जहाज का इंजन फेल हो जाए। इस सूरत में तो हादसा यकीनी लगता है ना, लेकिन जानते हैं इस खतरे से निपटने के लिए जहाज़ों में एक और इंजन मौजूद होता है जिसकी मदद से जहाज को बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए कैप्टन सालिह जंजुआ फौरन हरकत में आए। उन्होंने बाएं इंजन की फ्यूल सप्लाई को बंद किया और सिस्टम पे कमांड्स फीड की जिनसे जहाज का लोड दाएं इंजन पे मुंतकिल हो गया। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम थी।
दरअसल जदीद तैयारों में प्रोपेलर्स का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये मखसूस ATR तैयारा प्रोपेलर्स के बगैर उड़ नहीं सकता, और इसीलिए जहां किसी और तैयारे में सिर्फ इंजन फेलियर की सूरत में इंजन बंद करके दूसरे इंजन पे लोड ट्रांसफ़र किया जाता, इस जहाज़ में प्रोपेलर्स के फंक्शन को भी तब्दील करना था। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि आपको पहले बताया कि आम हालात में इंजन की मदद से प्रोपेलर एक पंखे की मानिंद घूमता है, हवा को पीछे फेंक के जहाज को आगे की तरफ धकेलता है। लेकिन अब जब इंजन की पावर खत्म हो गई थी तो ये प्रोपेलर इंजन की पावर से नहीं बल्कि हवा के दबाव से घूम रहा था, और इस वजह से बाएं जानिब से तैयारे पे ड्रैग पड़ने लगा। देखिए, मैं जानता हूँ ये थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन कहानी समझने के लिए इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। चलें इसे ज़रा आसान किए देते हैं। ड्रैग वो फोर्स होती है जो किसी भी चीज़ को पीछे धकेलती है, और थ्रस्ट वो फोर्स होती है जो आगे धकेलती है। जब प्रोपेलर्स इंजन के ज़रिए चल रहे थे तो ड्रैग पैदा हो रहा था, लेकिन इंजन की ताकत इतनी थी कि थ्रस्ट ड्रैग की निस्बत कई गुना ज़्यादा था, जिसकी वजह से जहाज़ मुसलसल आगे बढ़ रहा था। अब जब इंजन बंद हुआ तो प्रोपेलर सिर्फ हवा के प्रेशर से घूम रहे थे और थ्रस्ट के बजाय सिर्फ ड्रैग पैदा कर रहे थे। इसको ऐसे समझें कि चलती गाड़ी का एक पहिया पूरी रफ्तार से चल रहा हो, जबकि दूसरे पहिए पे ब्रेक लगा दिए जाए। इस सूरत में गाड़ी डगमगाने लगेगी, और ट्रेन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। इस ड्रैग को ख़त्म करने की एक ही सूरत थी, प्रोपेलर के ब्लेड्स को इस पोजीशन में घुमाया जाए कि उनका ड्रैग जहाज़ पे असरअंदाज ना हो सके। ये इसी सूरत में मुमकिन था कि जहाज़ के प्रोपेलर्स को फेदर किया जाए। दरअसल प्रोपेलर्स के ब्लेड्स अपने एक्सिस पे घूम सकते हैं। इस तस्वीर को देखें, यह है नॉर्मल स्टेट जिसकी वजह से ड्रैग पैदा हो रहा था। अब ये देखिए, इसको एविएशन की ज़बान में फेदर्ड स्टेट कहा जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि आप चलती गाड़ी से हाथ बाहर निकालें और हथेली को हवा में रखें। होगा ये कि आपका हाथ भी पिछली जानिब ड्रैग करने लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी हथेली को इस पोजीशन में कर लें तो ड्रैग तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। हथेली की इस पोजीशन को आप प्रोपेलर की फेदर्ड स्टेट समझें। 4:10 पे कैप्टन सालिह जंजुआ ने जहाज़ को फेदर्ड स्टेट में मुंतकिल किया और ड्रैग ख़त्म करने में कामयाब हुए। कैप्टन ने सुख की सांस ली। प्लेन ऑटो पायलट पे मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। बज़ाहिर अब खतरे का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन अभी 1 मिनट ही गुजरा था कि एक जोरदार आवाज ने पायलट्स को चौंकाया। सिस्टम्स में नजर पड़ी तो उनके चेहरे पे खौफ नुमाया हो गया। न जाने कैसे प्रोपेलर्स की फेदर्ड स्टेट डिसएंगेज हो चुकी थी। अचानक से प्लेन ऑटो पायलट से हट गया। अब कंट्रोल कैप्टन सालिह जंजुआ के हाथ में था। प्रोपेलर्स की रफ्तार गैर मामूली तौर पे बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से प्लेन में बाएं जाने बेतहाशा ड्रैग पैदा हुआ। इस वक्त लेफ्ट इंजन का ड्रैग एक्सेसिवली इतना ज्यादा था कि जहाज फ्लाई नहीं कर सकता था। मतलब वो एयर में था, फ्लाई कर रहा था, लेकिन राइट इंजन की पावर सफिशिएंट नहीं है कि आप लेवल फ्लाइट मेंटेन कर सकें। प्लेन के बार बार डगमगाने से अब पैसेंजर्स को यकीन हो चला था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। एयर होस्टेस जो टर्बुलेंस का कह कहकर तसल्ली दे रही थी, उनके चेहरे भी अब तारीक हो रहे थे। दूसरी तरफ कॉकपिट में बैठे कैप्टन ने ड्रैग को बैलेंस करने के लिए एक्सट्रीम राइट पे ले जाने के कंट्रोल्स लगाए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद ड्रैग परवाज पे असरअंदाज हो रहा था। फिर अचानक तैयारे के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर नीचे खड़ा आदमी भी अपनी चीखें ना रोक पाता। जहाज सीधे हाथ पे कल्टी हुआ और फिर एक के बाद एक हवा में कलाबाजियां खाता हुआ मौत की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन फिर पायलट्स ने हैरानकुन क़ुव्वत एहसाब का मुजाहिरा करते हुए हवा में कलाबाजियां खाते तैयारे को किसी तरह दोबारा स्टेबल किया, मगर अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 24 सेकंड के अंदर जहाज 5100 फुट की बुलंदी से नीचे आ गया था। ये बात अपने आप में एक मौजज़ा थी कि पायलट्स ने प्लेन पे काबू कैसे पाया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता कायम किया, करीब तरीन इमरजेंसी लैंडिंग की दरख्वास्त की। उस वक्त पायलट्स की आवाज़ कपकपा रही थी, सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो आखिरी लम्हे तक लड़ने का फैसला कर चुके थे। पायलट्स बदस्तूर कोशिश करते रहे कि किसी भी तरह, किसी भी हाल में जहाज बस रनवे तक पहुंच जाए। इस दौरान वो हाइट थोड़ी थोड़ी लूज होती रही और जहाज की डायरेक्शन भी कंट्रोल नहीं हो सक रही थी और आस्ते आस्ते स्पीड भी ड्रॉप हो रही थी। जहाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब आ रहा था, लेकिन साथ ही हाइट गिरती जा रही थी। अचानक से मुख्तलिफ वार्निंग्स बजने लगी। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था।
विंडशील्ड से पायलट्स को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। लबों पे कलमा शहादत का बिरद होने लगा और फिर ठीक 4:20 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 24 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे जहाज पहाड़ियों से टकराया। आग के शोले और धुएं के बादल फिजा में उभरे और इस जहाज में मौजूद 47 अफराद रब्बे कायनात को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लवाहिकीन के लिए यह अज़ियतनाक लम्हात थे। उनके प्यारों की लाशें झुलस चुकी थीं। किसी की शनाख्त उसके दांतों से हो रही थी तो किसी के आज़ा के DNA के टेस्ट के जरिए। मौसम सरमा की इस शाम की खुशगवार फिजा इस सानहे से अचानक तब्दील हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे मुल्क को सोग की चादर में ढांप दिया गया हो। इतना ख्याल रखता था, मेरा जान से प्यारा बेटा था, मेरे घर का सबसे छोटा बच्चा था वो मेरा। इसमें कोई दो राय नहीं कि तैयारे पे मौजूद हर शख्स की जान कीमती थी, लेकिन अभी हम सब पे एक और क़यामत टूटना बाकी थी। वो क़यामत जो जुनैद जमशेद की मौत की खबर सुनकर बर्पा हुई। कंफर्मेशन आ गई है, मारूफ नातख्वाह जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया भी इस हादसे का शिकार हो गए हैं। अब्बा की अम्मी से बात हुई थी निकलने से पहले। उन्होंने कहा यार मैं आ रहा हूँ, 2 घंटे की तो मेरे ख्याल से फ्लाइट थी या 1.5 घंटे की। तो अम्मी और बहन गए थे सुपरमार्केट सौदा लेने के लिए। तो अम्मी को मेरे ख्याल से कि सुपरमार्केट के स्टोर पे जो टीवी होता है, आई थिंक उस पर नज़र आया था कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, या उनकी कोई फ़ोन पे किसी ने मैसेज किया था, तो वो वहीं पे छोड़ के वापसी घर आई और हमारे कमरे में आ गई थी कि यार ये क्या इन्फॉर्मेशन है। बड़ी टेंशन में थी वो। फिर हम उठे, फिर हमने देखना शुरू किया। उसके बाद हमें आई थिंक बिल्कुल लाइक मिडनाइट से भी आगे जाके कंफर्मेशन आई थी कि यार ये सब है। पता नहीं उनको क्या फीलिंग थी अल्लाह की तरफ से, लेकिन वो कहते थे कि यार मुझे लगता है कि पता है मेरा वक्त करीब है। मम्मी कहती थी यार क्या हो गया, आपके वालिदैन 75-80 ईयर्स तक जिए, आप अभी 52-53 में ये कह रहे हो। कहते थे लेकिन ये है, और ये भी कहा था साथ में कि मुझे तुम इस बात पे माफ़ करना, लेकिन मैं अल्लाह से शहादत की दुआ मांगता हूँ। पता है कुछ लोगों को अल्लाह ना एक स्पेशल मकसद के लिए बुलाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका एक ज़िंदगी में मकसद था, वहाँ से ये पूरा ट्रांजिशन और वो सब करना। मुझे लगता है कि उनको एक फीलिंग आती थी कि यार मेरे ख्याल से कि मेरा मकसद उस तरह अचीव हो गया। वरना ये कौन बोलता है, आपको तो नहीं पता कि यार मैं आपकी मौत कब आ रही है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे यार मुझे लगता है मेरा वक्त आ रहा है। हादसा हुए चंद घंटे ही गुजरे थे कि हुकूमत ने हादसे की वजूहात जानने के लिए एक तफ्तीशी कमीशन बनाने का हुक्म जारी किया। इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम बनाई गई जिसमें बैनुल-अक़वामी कंपनीज के नुमाइंदे भी शामिल थे। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और कमीशन की जानिब से कोई अपडेट नहीं थी। जब जहाज़ कहीं गिरता है तो मोटी मोटी चीज़ें पता चल जाती हैं कि सैबोटाज हुआ है, आग लगी है, रास्ता भूल गए थे, ज़मीन ख़राब थी, गटर के ऊपर सब मोटी। सो विद इन 24 आवर्स बहुत कुछ यूँ समझे कि 90% पता चल जाता है कि हुआ क्या। अब सिर्फ उसकी डिटेल्स रह जाती हैं। 1 महीने के अंदर उनको एक बेहतरीन अच्छी काम की रिपोर्ट पेश कर देनी चाहिए और देन ICAO के स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 साल के अंदर रिपोर्ट आ जानी चाहिए। कुछ अरसे बाद जब इन्वेस्टिगेशन टीम में तब्दीली हुई और उस्मान गनी साहब शामिल हुए तो उनके अंडर रिपोर्ट मुकम्मल हुई। इस रिपोर्ट में हादसे की वजूहात सामने आईं। शुरू में आपसे कहा था ना कि एक गलती थी, सिर्फ लम्हे भर की कोताही थी जिसकी वजह से हादसा पेश आया। आइए अब जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 16 नवंबर 2016 फ्लाइट से सिर्फ 22 दिन पहले की बात है। उस रोज़ PIA की वर्कशॉप्स में हस्बे मामूल काम चल रहा था। एक तरफ इंजीनियर्स जहाज़ के मुख्तलिफ पुर्जों पर सर जोड़े बैठे हैं, दूसरी जानिब पुर्जों की मुरम्मत के बाद असेंबली टीम उसे तैयारों में फिट कर रही है। ऐसे में ही वर्कशॉप में एक इंजन लाया जाता है। इंजीनियर्स को बताया गया कि इस इंजन में कोई चीज़ फंस चुकी है जिसे निकालना ज़रूरी है। कुछ ही देर में ये मसला हल हो जाता है। इंजन को वापस ले जाया जाता है और ATR-42 यानी हमारी कहानी जिस तैयारे के मुताल्लिक है उस पर फिक्स किया जाता है। लेकिन जानते हैं कि इस इंजन में एक बहुत बड़ा मसला था। इंजन के अंदर एक अहम पुर्जा होता है जिसे हम टरबाइन ब्लेड कहते हैं। वक्त आ चुका था कि प्रोसीजर के मुताबिक इस ब्लेड को तब्दील किया जाए, लेकिन उसके बावजूद इंजन खोला गया, काम किया गया, मगर ब्लेड बदस्तूर वहीं लगा रहा। जब कोई भी चीज़ डिज़ाइन की जाती है तो उसकी लाइफ डिटरमिन होती है कि जी इतने टाइम तक ये चलेगा, उसके बाद इसको रिप्लेस करेंगे हम। जब ये इंजन बना और उसके बाद ये सिस्टम यूज़ में आया तो एक फेलियर का एक ट्रेंड
एक किस्म का जो है वो प्रैट एंड विटनी ने रजिस्टर किया और उन्होंने देखा कि ये ब्लेड्स फेल हो सकते हैं और समटाइम्स ब्लेड्स टूट जाते हैं, तो उन्होंने उसकी एक सॉफ्ट लाइफ डिफाइन कर दी कि जब आपको अपॉर्चुनिटी हो और आप ये कंडीशंस मीट करें तो आप इसको चेंज कर दें। कंडीशन ये थी कि 10,000 घंटे मुकम्मल होते ही ब्लेड्स को तब्दील कर दिया जाए। जब इंजन खोला गया तो 10,000 घंटे मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन टरबाइन ब्लेड्स पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब ये फ्लाई करता रहा तो वो उनमें से एक ब्लेड जो है वो टूट गया। जब ब्लेड टूटा तो किसी को खबर ना हुई। नतीजा ये हुआ कि टरबाइन ब्लेड्स गैर मामूली तौर पे वाइब्रेट करने लगे। इस वाइब्रेशन के नतीजे में मेटल के पार्टिकल्स छड़ के जहाज की ऑयल सप्लाई में शामिल हो गए। ऑयल सप्लाई कंटामिनेट हो गई। अब यही ऑयल सप्लाई टरबाइन से गुजरकर जहाज के एक और हिस्से में पहुंची। इसको ओवर स्पीड गवर्नर या OSG कहते हैं। आपको शुरू में बताया था ना कि इस तैयारे में प्रोपेलर्स की पोजीशन कंट्रोल की जाती है। दरअसल ये काम OSG के जरिए ही किया जाता है। अब जब OSG में कंटामिनेटेड ऑयल दाखिल हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता OSG नाकारा होता गया और प्रोपेलर्स को कंट्रोल करने की सलाहियत ख़त्म हो गई। फिर सोने पे सुहागा ये कि यहाँ भी मेंटेनेंस के दौरान लापरवाही के नतीजे में OSG की पिन डैमेज हो चुकी थी। आइए उस्मान गनी साहब से समझते हैं कि ये पिन कैसे डैमेज हुई और इसके क्या नताइज निकले। किसी स्टेज पे असेंबली के वक्त ओवर स्पीड गवर्नर खुला और बंद हुआ, तो वो जो खोलने और बंद करने का प्रोसेस है विच इज रिलेटेड टू दी मेंटेनेंस ऑफ ओवर स्पीड गवर्नर इटसेल्फ, उसके दौरान वो पिन टूटी थी और वो जाहिर है वो किसी अनऑथराइज्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर की वजह से या किसी अनट्रेन्ड मेंटेनेंस एक्टिविटी की वजह से हुआ। तो वो ब्रोकन पिन और कंटेमिनेशन, ये दो चीजें थी जिसकी वजह से ओवर स्पीड गवर्नर मेल फंक्शन कर रहा था। इसी वजह से प्रोपेलर्स की पिच काबू में नहीं रही। ड्रैग बदस्तूर बढ़ता रहा। कॉकपिट में बैठे पायलट्स ने हर हरबा आजमा लिया, लेकिन जब मशीनरी के अहम तरीन पार्ट्स काम करना बंद हो चुके थे तो उनके हाथ में कुछ नहीं था। जब ये फाइंडिंग्स सामने लाई गई तो एक तूफान बर्पा हो गया। PIA के ऊपर सवालात उठने लगे और कौन चाहता है कि उसे एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जाए। इसी से बचने के लिए ये बातें सामने ना लाने के लिए भी PIA ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन कामयाब ना हो सके। उस्मान गनी और उनकी इन्वेस्टिगेटर्स की टीम के लिए इतनी हसास फाइंडिंग्स मंजर-ए-आम पे लाना आसान और सीधा प्रोसेस नहीं था। आज पहली बार उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ शेयर किया है कि ट्रांसपेरेंट और हकीकत में मबनी रिपोर्ट पब्लिश करने में किस ने रुकावट डालने की कोशिश की। होता क्या है कि जो स्टेक होल्डर्स है हमारे पास, CAA है, PIA है, वो प्रेशर डालते हैं। PIA या सिविल एविएशन की अगर हम बात करें और उसमें जो लैप्सेस है, जैसे हमने PT ब्लेड की बात की है, तो एक मेंटेनेंस प्रोसीजर था जिसमें एक गलती हुई है। तो इस फाइंडिंग तक पहुंचने के लिए हमें उनके रिकॉर्ड्स चाहिए, हमें उनकी के इंजीनियर्स और जो टेक्नीशियंस हैं और जो उनके मैनेजर्स हैं उनके इंटरव्यूज करने होंगे। तो वो कोऑपरेट ना करना, ये भी एक तरीका होता है प्रेशर डालने का। Oh my God! अभी पहले हादसे की रिपोर्ट पब्लिश भी नहीं हुई थी। मॉडल कॉलोनी में एक और सानेहा पेश आया। PIA का एक तैयारा आबादी से टकराया और कंक्रीट के मकानों को छीलता हुआ आग के शोलों में झुलसने लगा। 98 अफराद अपनी जान से गए। PIA पे पूरी दुनिया में सवालात उठने लगे। फिर इस हादसे के चंद महीनों बाद नवंबर में फ्लाइट 661 की रिपोर्ट भी पब्लिक कर दी गई। कई इंटरनेशनल फोरम्स पे इस रिपोर्ट को सराहा गया, लेकिन अहले दानिश की एक बात आज भी कानों में गूंजती है। इन्वेस्टिगेशन इल्ज़ाम तराशी के लिए नहीं होती, मुस्तकबिल में हादसात से बचाने के लिए होती है। यकीनन आप लोगों के जहनों में सवाल आया होगा कि PIA का अमला जिसकी लापरवाही की वजह से ये सानेहा पेश आया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जवाब है कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी एक जायज़ वजह है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हादसे की वजूहात का तयन करना शामिल है, न कि किसी के खिलाफ कार्रवाई करना। हाँ, अगर रियासत या लवाहिकीन मुद्दई बनना चाहें तो और बात है, लेकिन रियासत जब मुद्दई बनेगी जब इंसानी जान को सरकारी महकमों की साख बचाने पर तरजीह दी जाए। अहमद जंजुआ के अहले खाना का कहना है कि PIA के सीनियर अफसरान इनके पास आए, लेकिन अफसोस करने के बजाय जहाज नाकस होने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बाज रहने के लिए कहा। आसान है ना कहना कि पायलट की गलती है, वो खुद तो आके नहीं बता सकते कि मेरी गलती थी या नहीं थी। वो इस तरह की बातें करने आए थे, वो हमें दबाने आए थे, कोई रिश्वत देने आए थे। ये वीडियो मैं उन अफराद और उनके लवाहिकीन को डेडिकेट करना चाहूँगा जो इस हादसे में अपनी जान खो बैठे। उन दलेर पायलट्स को
जो आखिरी वक्त तक अपने मुसाफिरों को बाहिफाजत पहुँचाने की कोशिश करते रहे, और जुनैद जमशेद को, जिन्हें गुजरे हुए अरसा गुजर गया मगर उनकी याद लोगों के क़ल्ब में ज़िंदा है और आज भी गफलत में डूबे दिलों को बदल रही है।